एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 ज्योग्राफी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। देखो, इस बार आपको सेमेस्टर में ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी मेजर पेपर 6, 7 और 8 पढ़ना है। तो मात्र हम लोग एक ही वीडियो में इन सभी का नोट्स देखेंगे कि आखिर आपको पढ़ना क्या है, किस तरह से प्रश्न रहेगा। मात्र एक ही वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि आखिर आपको ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग, जो मेजर पेपर 6 है इसमें आपको पढ़ना है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के भूगोल के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर 4 यूनिट दिया हुआ है। भारत के भूगोल के संबंधित कितने यूनिट दिया हुआ है? 4 यूनिट। पहला है फिजिकल, जैसे भारत का भौतिक विभाजन हो गया, उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा पॉपुलेशन यानी जनसंख्या हो गया, उसके बारे में पढ़ना है। तीसरा इकोनॉमिक यानी आर्थिक क्षेत्र हो गया। और चौथा रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया यानी कि क्षेत्रीकरण पढ़ना है। ठीक है, तो ज्योग्राफी मेजर पेपर 6 में आपको क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ज्योग्राफी मेजर पेपर जो 7 है इसमें आपको पढ़ना है रीजनल प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या पढ़ना है? रीजनल प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसी भी क्षेत्र का मतलब कैसे प्लानिंग किया जाता है, सतत विकास क्या होता है, इससे संबंधित आपको पढ़ना है। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर 4 यूनिट दिया हुआ है। फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है? डिफिनेशन ऑफ रीजन पढ़ना है, किसी भी क्षेत्र के रीजन के बारे में बताना है। ठीक है, यहाँ पर कितने यूनिट दिया हुआ है? 4 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। यहाँ पर मैं छोटा कर देता हूँ। नेक्स्ट पेपर जो है आपका पेपर 8 है। ठीक है, मेजर पेपर 8 है। इसमें आपको पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट पढ़ना है। इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट यानी कि जो जियोग्राफी है, जो भूगोल है, इसमें जो विद्वान हुए हैं उनका क्या मानना था, उन्होंने कौन कौन सी विचारधाराएं दी है, उससे संबंधित आपको पढ़ना है। इसमें भी कितने यूनिट दिया हुआ है? तो 4 यूनिट दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने यूनिट है? 4 यूनिट है। तो इन सभी को हम लोग देखेंगे। मैंने थोड़ा सा आपको सिलेबस दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाएगी आखिर कहाँ से प्रश्न आएगा, किस तरह से प्रश्न पूछा जाने वाला है। तो चलते हैं हम लोग आंसर को देखते हैं। एकदम मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊंगा, आप लोग अच्छी तरह से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, एग्जाम आपका अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो देखिए, मेजर पेपर जो 6 है इसमें आपको पढ़ना है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो इसके हम लोग लॉन्ग आंसर को देखते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल शब्दों में बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सप्लेन द फिजिकल डिवीजन एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्या करना है? भारत को भौतिक विभाजकों में बांटना है, भौतिक विभागों में बांटना है, और इसके जलवायु के बारे में भी थोड़ा सा बताना है आपको। तो एकदम हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या लिखिएगा? आंसर लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, भारत का भौगोलिक विभाजन भौगोलिक संरचना और विविध जलवायु के आधार पर किया जाता है। भारत में मुख्यतः हिमालय, गंगा का मैदान, मध्य भारत का पठारी क्षेत्र, पश्चिमी और पूर्वी घाट और द्वीप समूह जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल है। तो इसको आप लोग देखिए, यहाँ मैं छोटा सा भारत का एक नक्शा छाप देता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा कि ये भारत का क्या है, थोड़ा सा नक्शा ही है, बाकी कैसे छप रहा है आप ही लोग बताइएगा। तो यह क्या है? भारत का शॉर्ट में एक हम लोग नक्शा बना लिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो, जो भारत है ना, मुख्यतः 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 6 भौगोलिक भागों में। जो वाला क्षेत्र हो गया ना, यह हिमालय वाला क्षेत्र है। तो पहला हिमालय हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा मैदानी भाग हो गया। ठीक है, यह दूसरा मैदानी भाग हो गया। ठीक है, तीसरा थार मरुस्थल हो गया। तीसरा क्या हो गया? थार मरुस्थल हो गया। अब आगे हम लोग और भी कलर से देखते हैं। यहाँ ये मैदानी भाग था, मैदानी भाग को हम लोग हरा कर देते हैं। ठीक है, ये मैदानी भाग था। चौथा क्या हो जाएगा आपका? तटीय मैदान हो जाएगा। ये तटीय मैदान है, तो चौथा आपका तटीय मैदान हो गया। ठीक है, पांचवा हम लोग देखते हैं। पांचवा आपका प्रायद्वीपीय पठार हो गया। ये प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। और जो छठा हो गया, ये द्वीप समूह हो गया यहाँ पर। तो भारत को 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पहला हिमालय हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा जो मैदानी भाग हो गया। तीसरा थार मरुस्थल हो गया, जो राजस्थान में है। चौथा क्या हो जाएगा? चौथा आपका तटीय मैदान हो जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रायद्वीपीय पठार और छठा द्वीप समूह हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। आगे आप लोग यहाँ पर देखिए, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको। भारत का भौतिक यानी कि भौगोलिक विभाजन क्या है? मुख्यतः 6 भागों में किया गया है। पहला हिमालय है, दूसरा गंगा का मैदान है, तीसरा मध्य पठारी क्षेत्र है, चौथा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हो गया, पांचवा द्वीप समूह हो गया। ठीक है, और इसके अलावा क्या था? तटीय मैदान था। तो थार मरुस्थल था। तो 6 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आप लोग देखिए, एकदम मैं यहाँ पर आगे बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, हिमालय क्षेत्र में ऊंची चोटियाँ, ग्लेशियर और घाटियाँ हैं। जो हिमालय वाला क्षेत्र यहाँ पर क्या रहता है? ऊंची ऊंची चोटियाँ पाया जाता है, ग्लेशियर पाया जाता है। ठीक है, गंगा का मैदान क्या है? उपजाऊ मिट्टी से भरा हुआ है, जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है और सिंचाई के लिए उपयुक्त है। तो जो गंगा का मैदान हो गया, यहाँ पर कृषि के लिए जाना जाता है, अनाजों की खेती भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है, आगे देखिए, मध्य भारत पठारी क्षेत्र में पठार है। पठार कहने का मतलब क्या है? चौकी की तरफ रहेगा। ठीक है, ऊपर से उठा हुआ, लेकिन ऊपर जाके क्या हो जाता है? समतल हो जाता है। तो यह पठारी क्षेत्र कहलाता है। हम लोग जो झारखंड है, यह छोटा नागपुर पठार में है। ठीक है,
तो मध्य भारत पठारी क्षेत्र, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पठार पाए जाते हैं, पहाड़ पाए जाते हैं जो खनिजों के लिए जाना जाता है। पठार क्या है, मुख्यतः खनिजों के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, पश्चिमी और पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय वनस्पति और वर्षा अधिक होती है। पश्चिमी घाट जो हो गया, ठीक है, यह वाला जो इलाका हो गया पश्चिमी घाट और इधर पूर्वी घाट, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या है, उष्णकटिबंधीय वनस्पति और वर्षा अधिक होती है। आगे देखिए, भारत का जलवायु विविधतापूर्ण है, यानी कि जलवायु क्या है, मुख्यतः मानसून जलवायु पाई जाती है। ठीक है, भारत की जलवायु क्या है, मानसूनी जलवायु है, यानी वर्षा पर आधारित है। आगे देखिए, जिसमें उत्तरी क्षेत्र में ठंडा, हिमालय वाले क्षेत्र में ठंडा पाया जाता है मौसम, और दक्षिण में उष्णकटिबंधीय मानसून प्रचलित है। तो हिमालय वाला जो भाग हो गया ना, वहाँ पर ठंडी जलवायु है, और जो निचले वाला क्षेत्र हो गया साउथ इंडिया की तरफ, यहाँ पर मानसून वाला क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, साउथ वाला नहीं, बाकी जितने भी मतलब है भारत में लगभग सभी मानसूनी जलवायु पाया जाता है। तो यह था भारत का भौगोलिक विभाजन के बारे में, इसको समझ गए होंगे आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्कस द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ इन इंडिया। भारत को क्या करना है, जितने भी जनसंख्या है इसका वितरण देखना है आपको, और इसकी वृद्धि के बारे में बताना है, यानी कि भारत की जनसंख्या और वृद्धि के बारे में बताइए। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। आंसर आप लोग यहाँ पर देखिए, आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरी सबसे बड़ी है। देखिए, अभी भले ही 140 करोड़ से पार हो गया है, ठीक है, लगभग 140 करोड़ के पार हो गया है, लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से जो भारत है विश्व में दूसरे स्थान पर ही है, भले अभी प्रथम स्थान पर है। ठीक है, लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से जो भारत है दूसरे स्थान पर आता है। तो इतना समझ गए होंगे। फिर से हम लोग देखते हैं, भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरी सबसे बड़ी है। ठीक है, भारत में जनसंख्या वितरण असमान है, यानी कि भारत में क्या है, जनसंख्या कहीं कम तो कहीं अधिक पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, उत्तर भारत और मध्य जो गंगा का मैदान हो गया, यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जबकि पश्चिमी मरुस्थल पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत में कम जनसंख्या पाया जाता है। ठीक है, यानी कि मध्य गंगा वाला जो क्षेत्र हो गया, यहाँ पर बहुत सारा जनसंख्या है, इतनी घनी आबादी है कि मत पूछिए, जबकि जो पर्वत वाला क्षेत्र हो गया वहाँ पर बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक है, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर एक से कितना है, 1.2% है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अंतर, शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरीकरण धीरे धीरे एकदम लगातार तेजी हो रहा है। सामाजिक आर्थिक कारक हो गया, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और सांस्कृतिक परंपराएं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में भी 4 से 5 कारक हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, सामाजिक आर्थिक कारक हो गया, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गया, सांस्कृतिक और परंपरा भी, इनके कारण भी क्या करता है, कहीं जनसंख्या अधिक पाया जाता है तो कहीं कम पाया जाता है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जनसंख्या वितरण असमान क्यों है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में कहीं कहीं पर फैक्ट्री लगा हुआ है, तो इस कारण से वहाँ पर अधिक जनसंख्या पाया जाता है। कहीं पर रोजगार नहीं है तो रोजगार के कारण जनसंख्या कम पाया जाता है। इंग्लिश में भी दिया हुआ है, इन सभी का नोट्स आपको क्या है, जो है ना प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट से ज्ञान सागर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक्स रिसोर्स ऑफ इंडिया। भारत में आर्थिक संसाधन के कौन कौन से मतलब है, ठीक है, उसके बारे में बताना है, आर्थिक क्षेत्रों के बारे में बताना है। यहाँ देखिए, भारत प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध देश है। यहाँ खनिज संसाधन जैसे कोयला, लोहा, तांबा और पेट्रोलियम पाए जाते हैं। कृषि प्रमुख आर्थिक गतिविधि है, जिसमें धान, गेहूं, कपास प्रमुख फसलें हैं। औद्योगिक विकास में ऑटोमोबाइल, इस्पात और सूचना प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। आर्थिक क्षेत्रीय असमानताएं हैं, जैसे खनिज संपन्न क्षेत्र और कृषि आधारित क्षेत्र। देखिए, आर्थिक क्षेत्र कहने का मतलब क्या है, किन किन क्षेत्रों से लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। तो मुख्यतः क्या हो गया, 3-4 क्षेत्रों से लोगों को कृषि से अधिक मिलता है। ठीक है, भारत क्या है, कृषि आधारित क्षेत्र है। तो पहला कृषि हो गया आर्थिक क्षेत्र, दूसरा उद्योग हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 4th नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिया। भारत को क्या करना है, क्षेत्रीकरण में विभाजित करना है, यानी किस आधार पर भारत के जो क्षेत्र हैं इसको विभाजित किया गया है। कौन कौन से आधार पर भारत में मतलब क्षेत्रों का वर्णन है, किस आधार पर क्षेत्रों का वर्णन किया जाता है, उसको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, भारत के क्षेत्रीकरण में भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आधार शामिल है। यानी कि कहीं कहीं पर भौतिक आधार पर क्षेत्रीकरण किया गया है, तो कहीं पर सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भारत में क्षेत्रों को बांटा गया है, आर्थिक आधार पर भी बांटा गया है। ठीक है, आगे देखिए, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को पर्वत, मैदान और पठारी क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भाषा, जाति और परंपराओं के आधार पर क्षेत्रीकरण होता है। और तीसरा है आर्थिक दृष्टिकोण से, इसमें कृषि हो गया, उद्योग हो गया, इसके आधार पर भारत को बांटा जा सकता है। ठीक है, इसको समझ गए होंगे आप लोग। आगे यहाँ पर है, क्षेत्रीकरण योजना और विकास में सहायक होता है। क्षेत्रीकरण क्या होता है, योजनाओं के विकास में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, सहायता पहुँचाता है।
नेक्स्ट देखिए आप लोग, 5th नंबर का क्वेश्चन है, एग्जामिन द रिसोर्स एडॉप्टमेंट एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, जो सतत विकास होता है या क्षेत्रों के विकास में किस प्रकार से सहायक है, उसको बताना है। यहाँ पर इसको देखिए, भारत में प्राकृतिक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता है। भारत में जहाँ भी जाइएगा लगभग हर प्रकार के प्राकृतिक संसाधन देखने को मिलता है, जैसे जल हो गया, वन हो गया, खनिज हो गया और कृषि संसाधन, ये सभी आर्थिक विकास में मदद करते हैं। संसाधनों का संतुलित उपयोग सतत विकास के लिए आवश्यक है। जल संरक्षण, अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल तकनीकें सतत विकास में योगदान देती है। फिर से हम लोग समझते हैं, यहाँ पर देखो भारत में क्या है, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे जल हो गया, वन हो गया, खनिज हो गया और भी बहुत सारे संसाधन हो गया। तो ये सभी क्या करते हैं, क्षेत्रों के विकास में मदद करते हैं। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नंबर 6 है, डिस्कस द स्टेप्टियल पैटर्न्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। इसको हम लोग समझते हैं। देखो जो भारत है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे उद्योग पाए जाते हैं, तो उद्योगों का वितरण कैसे है उसको बताना है आपको। ठीक है, किस कहाँ पर कौन से उद्योग पाए जाते हैं उसके बारे में बताना है। यहाँ पर देखिए आप लोग, भारत में औद्योगिक विकास का वितरण असमान है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत में भारी उद्योग अधिक हैं। गंगा मैदान और दक्षिण भारत में मध्य और हल्के उद्योग फैले हैं। औद्योगिक विकास में कच्चे माल की उपलब्धता, परिवहन नेटवर्क, श्रम शक्ति और बाजार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, देखो जो भारत है ना, भारत में बहुत सारे क्षेत्र हैं, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के उद्योग देखने को मिलते हैं। जैसे गुजरात वाला जो इलाका हो गया, महाराष्ट्र वाला इलाका हो गया, यहाँ पर आपको कपड़ा उद्योग ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह वाला इलाका में कपड़ा उद्योग ज़्यादा देखने को मिलता है। जो छोटा नागपुर, पठार हो गया, यहाँ पर भारी उद्योग बहुत देखने को मिलेगा। भारी उद्योग करने का मतलब क्या हो गया, लोहा इस्पात वाला जो उद्योग हो गया, झारखंड में ही देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। तो इन इलाकों में भारी उद्योग ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इन उद्योगों के विकास में क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चे माल की उपलब्धता यानी जो जिस प्रकार का उद्योग है उसका कच्चा माल मतलब आसानी से मिल जाना चाहिए। परिवहन नेटवर्क, कोई भी अच्छी तरह से जो भी परिवहन रहेगा, अच्छी तरह से आने जाने के लिए सड़क होना चाहिए। ठीक है, श्रम शक्ति आसानी से मिल जाना चाहिए। और बाजार की जो बाजार होता है, ये सभी क्या करते हैं, उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया हुआ है, एनालिसिस द ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में क्या करना है, जो भारत की जनसंख्या है इसके वितरण और वृद्धि के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, भारत की जनसंख्या वृद्धि, आयु संरचना, लिंगानुपात और सामाजिक संरचना अध्ययन के महत्वपूर्ण विषय है। उच्च जन्म दर, जीवन प्रत्याशा, शहरीकरण, रोजगार जनसंख्या संरचना को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए आपको क्या करना है, भारत की जनसंख्या वृद्धि, आयु संरचना, लिंगानुपात, सामाजिक संरचना, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। एक अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, उच्च जन्म दर, जीवन प्रत्याशा यानी कि कोई लोग कितना दिनों तक बच सकता है, शहरीकरण और रोजगार, ये सभी क्या करते हैं, जनसंख्या की संरचना को प्रभावित करता है। ठीक है, इसको समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है मेजर पेपर 7। इसमें आपको पढ़ना है रीजनल प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसको देखिए, रीजनल प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित किस टाइप के प्रश्न रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, डिफाइन रीजन एंड एक्सप्लेन इट्स इवोल्यूशन एंड टाइप्स। क्या करना है आपको, रीजन को परिभाषित करना है, क्षेत्र को परिभाषित करना है, इसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में बताना है, साथ ही साथ इसके कौन से प्रकार होते हैं इसको बताना है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में प्रश्न दिया हुआ है, इंग्लिश में भी आंसर है, इसको आप लोग चाहे तो इसका आंसर भी देख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हम लोग हिंदी में देखेंगे। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर दिया हुआ है, क्षेत्र एक ऐसा भौगोलिक इकाई है जिसमें भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेषताएं होती है या फिर सांस्कृतिक विशेषताएं होती है। क्षेत्रों की पहचान विकास योजना को सुगम बनाती है। क्षेत्र की अवधारणा सरल भौगोलिक क्षेत्रों में विकसित होकर जटिल प्रकार्यात्मक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। यहाँ पर हम लोग फिर से समझते हैं। देखिए कोई भी जो क्षेत्र होता है, जो रीजन होता है ना, वहाँ की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताएं अलग अलग होती है। ठीक है, हर क्षेत्र में आपको अलग अलग प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इन्हीं आधार पर भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, इन सभी के आधार पर एक क्षेत्र को मतलब जाना जाता है। ठीक है, और जो भी क्षेत्र होता है किस आधार पर जाना जाता है, उसी के आधार पर वहाँ पर योजनाएं बनती है। समझ गए होंगे इसको। कोई भी जो क्षेत्र होता है शुरुआती समय में पिछड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, जटिल अवस्था में चला जाता है। तो इसको समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है क्षेत्र के प्रकार। क्षेत्र के कौन कौन से प्रकार हैं यहाँ पर देखिए। पहला है औपचारिक क्षेत्र, फॉर्मल रीजन, जैसे भौगोलिक, सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर, सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर औपचारिक क्षेत्र होता है। कोई भी क्षेत्र भौगोलिक आधार पर बांटा जाता है, कहाँ वहाँ पर किस प्रकार के पर्यावरण पाए जाते हैं, पर्वत, पठार, मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ सांस्कृतिक समानता के आधार पर भी मतलब क्षेत्रों का वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कार्यात्मक क्षेत्र, मतलब कार्य के आधार पर क्षेत्रों का बंटवारा होता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है,
कौन सा क्षेत्र किस प्रकार से है उसके आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, योजना के आधार पर प्लानिंग रीजन, जैसे प्रशासनिक और विकास कार्यों के लिए एक विशेष सीमांकन। तो इस इतने प्रकार के मतलब क्षेत्र होते हैं, इसको देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, योजना के लिए क्षेत्र चुनने के मापदंड समझाएं। एक्सप्लेन द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग ए रीजन फॉर प्लानिंग। कोई भी क्षेत्र को क्या करना है योजना के लिए, ठीक है, चुनना है, और इसके कौन कौन से मापदंड होते हैं इसको बताना है। तो चलते हम लोग आंसर देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, योजना क्षेत्र चुनते समय भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं का मूल्यांकन आवश्यक है। तो कोई भी मतलब जो क्षेत्र को चुनते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से मापदंड अपनाते हैं, ठीक है, उसको देखना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहला है समानता, जैसे जलवायु, मिट्टी, आर्थिक संरचना। मतलब कोई भी क्षेत्र है तो वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मिट्टी वहाँ पर किस प्रकार की है, और आर्थिक संरचना क्या है, सभी समान होने चाहिए, तभी क्या होता है उसको एक क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया जाता है, ठीक है। एक इसका आर्थिक मापदंड है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सेकंड में दिया हुआ प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक इकाई योजना में मदद करें। मतलब प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर भी एक प्रकार के क्या होता है इसका मापदंड होता है। नेक्स्ट है सुलभता, परिवहन और संचार नेटवर्क से पहुंचा जा सके। तो सुलभता मतलब करने का क्या है, किसी भी क्षेत्र में किससे पहुंचा जाए, ठीक है। अगला यहाँ पर है संसाधन क्षमता। नेक्स्ट है जनसंख्या वितरण। तो यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ है, संसाधन क्षमता जैसे प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की उपलब्धता, इसके आधार पर भी एक क्षेत्र का मापदंड होता है। नेक्स्ट है जनसंख्या वितरण, कोई भी जो क्षेत्र है वहाँ पर संसाधन कितना पाया जाता है और उसका उपयोग किसे किया जाए, इसके आधार पर भी मतलब क्षेत्र का मापदंड होता है। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 पॉइंट बता दिया है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्कस फॉर्मल फंक्शन एंड प्लानिंग रीजन एंड द नीड फॉर रीजनल प्लानिंग। औपचारिक, कार्यात्मक और योजना क्षेत्रों की व्याख्या करें और क्षेत्रीय योजना की आवश्यकता बताएं। तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसको, यहाँ पर दिया हुआ है, औपचारिक क्षेत्र भौतिक या सांस्कृतिक समानताओं पर आधारित होते हैं। कार्यात्मक क्षेत्र किसी केंद्रीय बिंदु के चारों ओर कार्य करते हैं, जिससे व्यापार या प्रशासन। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। आगे यहाँ पर देखिए, योजना क्षेत्र संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सीमांकित होते हैं। क्षेत्रीय योजना की आवश्यकता मतलब जो एक योजना होती है क्षेत्रीय योजना की आवश्यकता की होती है। यहाँ पर देखिए, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए क्षेत्रीय योजना की आवश्यकता होती है। संसाधनों का प्रभावी वितरण, यानी पर अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं, तो इसका संसाधन का उपयोग कैसे किया जाए सभी क्षेत्रों का, ताकि विकास हो सके, ठीक है। इसलिए क्षेत्रीय योजना को अपनाया जाता है, इसलिए इसकी आवश्यकता होती है। अगला है विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित विकास, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी तरह से विकास हो सके, इसके लिए क्षेत्रीय योजना की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है अवसंरचना और सतत विकास नीतियों का समर्थन। अवसंरचना कहने का मतलब क्या है, वहाँ पर जो भी मकान है, भवन है, इसका अच्छी तरह से विकास हो सके, सतत विकास की नीतियों को अपनाया जा सके, इसलिए क्षेत्रीय योजना की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे क्षेत्रीय योजना की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, भारत के संदर्भ में ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर मॉडल समझाएं। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको दिख रहा है इन सभी को आप लोग अपने से भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकें, ठीक है। इसी टाइप के प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर, ठीक है, ग्रोथ सेंटर मॉडल्स विथ रेफरेंस टू इंडिया। भारत के संदर्भ में क्या करना है, ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर क्या होता है, इसके मॉडल को समझाना है। तो चलते हम लोग देखते हैं। ग्रोथ पोल मॉडल किसी मुख्य उद्योग या क्षेत्र के चारों ओर विकास को बढ़ावा देता है, जिससे आसपास के क्षेत्र भी विकसित होते हैं। भारत में महाराष्ट्र और गुजरात के औद्योगिक क्लस्टर इसका उदाहरण है। आगे देखिए, ग्रोथ सेंटर मॉडल विशेष शहरों के विकास पर केंद्रित होता है, ताकि रोजगार, अवसंरचना, क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जा सके। उदाहरण के लिए पुणे, बेंगलुरु और सूरत। तो इसको समझ गए होंगे, मैं एक बार फिर से यहाँ पर बता देता हूँ। जो ग्रोथ पोल होता है, ठीक है, ग्रोथ पोल कहने का मतलब क्या है, आसपास के जो उसके क्षेत्र हैं, ठीक है, उसको भी विकास को प्रभावित करेगा। और जो ग्रोथ सेंटर जो होता है यह क्या करता है, जो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर रोजगार, अवसंरचना और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स एंड इम्पोर्टेंस। सतत विकास क्या होता है, इसके कौन कौन से घटक हैं और इसके महत्व को भी समझाना है। तो चलते हम लोग समझते हैं सतत विकास क्या होता है। आप लोग पहले समझ गए होंगे, ठीक है, जैसे ही आप लोग प्रश्न को देखें समझ गए। तो सतत विकास को आप लोग सुनते ही समझ गए होंगे। कहने का मतलब है ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना हो, वर्तमान की विकास की गति बनाए रखा जा सके, साथ ही साथ जो हमारा भावी पीढ़ी है, आने वाला पीढ़ी है, उसके लिए भी संसाधन बचा रहे। इसी को ही क्या कहा जाता है, सतत विकास कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए,
सतत विकास वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन को सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो सतत विकास के बारे में आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए इसके कौन कौन से घटक हैं। यहाँ पर है आर्थिक स्थिरता, संसाधनों का प्रभावी उपयोग, दूसरा है सामाजिक स्थिरता और तीसरा है पर्यावरण स्थिरता। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आर्थिक स्थिरता कहने का मतलब क्या है, संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग हो ताकि सभी का आर्थिक विकास हो सके। दूसरा है सामाजिक स्थिरता। सामाजिक स्थिरता कहने का मतलब है कि कहीं पर छुआछूत ना हो। ठीक है, मतलब कोई अधिक गरीब होता है, कोई ज़्यादा अमीर होता है, तो इस तरह से मतलब समान बनाए रखा जा सके, इसलिए सामाजिक स्थिरता को कम करना है। ठीक है, आगे देखिए पर्यावरण स्थिरता। पर्यावरण स्थिरता करने का मतलब क्या है कि जो भी संसाधन है ना उसका अच्छी तरह से उपयोग हो, कम उपयोग हो, आवश्यकता अनुसार उपयोग हो। जैसे जल हो गया, मिट्टी हो गया, ऊर्जा हो गया और जैव विद्युत संरक्षण, इन सभी पर ध्यान देना है और आवश्यकता अनुसार पर्यावरण का मतलब जो भी संसाधन है इसका उपयोग करना है। अब महत्व को हम लोग देखते हैं। तो सतत विकास का महत्व क्यों है, पर्यावरण हानि को कम करना है। ठीक है, इसका एक महत्व हो गया कि जो भी यहाँ पर हानि हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रहा है, जंगली जीव हो रहा है उसको मारा जा रहा है, खनिजों का ज़्यादा उत्पादन मतलब किया जा रहा है और खनिज दोहन कर रहा है, तो पर्यावरण हानि को कम करना है। ठीक है, इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास। सभी जो भी समाज है, सभी समाज के वर्गों का अच्छी तरह से विकास हो सके, इसलिए सतत विकास की आवश्यकता है। आगे यहाँ पर पीढ़ियों के बीच में संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। जितने भी हमारे पीढ़ी आने वाले हैं, जो भी वर्तमान समय में लोग हैं, सभी के समझ क्या है, संसाधन अच्छी तरह से वितरित हो सके। ठीक है, इसलिए क्या है, सतत विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। इसको आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, पॉइंट केवल आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा, आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो। नंबर 8 यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्कस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम विथ रेफरेंस टू रियो 20 एंड गोल बेस्ड डेवलपमेंट। कहने का मतलब क्या है, रियो 20 के बारे में बताना है, इसके कौन कौन से लक्ष्य आधारित किए गए थे, साथ ही साथ कौन कौन से विकास नीतियाँ अपनाया गया है। ठीक है, सतत विकास का उसको बताना है। तो चलते हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग देखिए, सतत विकास के मुख्यतः 3 लाभ या 3 लक्ष्य होते हैं। पहला आर्थिक, सामाजिक और तीसरा पर्यावरण लक्ष्य। तो सतत विकास नीतियाँ आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण लक्ष्यों को एकीकृत करता है। देखते हैं हम लोग रियो 20 को। तो रियो 20 2012 के मतलब 2012 में हुआ था। इसके कौन कौन से मुख्य उद्देश्य यहाँ पर देखिए। पहला है गरीबी को कम करने के लिए हरित अर्थव्यवस्था। जो रियो 20 था 2012 में अपनाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी को कम करना था। आगे देखिए दूसरा यहाँ पर है सतत शासन के लिए संस्थागत ढांचा, यानी सभी का अच्छी तरह से विकास हो सके, इसके लिए एक संस्थागत ढांचा का उपयोग किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है लक्ष्य आधारित विकास, SDGC जैसे लक्ष्यों पर आधारित, जिनमें गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, लिंग समानता, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई शामिल है। देखिए आप लोग, सतत विकास तभी संभव है। ठीक है, या जो भी इसके लक्ष्य है, इसमें क्या रखा गया था, गरीबी को कम करने के लिए लक्ष्य रखा गया था, शिक्षा को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया था, स्वास्थ्य अच्छी तरह से हो सभी क्षेत्रों में, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। तो जो सतत विकास था, ठीक है, इसमें इस सभी लक्ष्यों को शामिल किया गया था। लिंग समानता हो गया, स्वच्छ ऊर्जा हो गया, जलवायु हो गया, तो इसको कब शामिल किया गया था, रियो 20 में। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में NAPCC और अन्य सामाजिक योजनाएं सतत विकास और समानता को सुनिश्चित करती है। जो NAPCC है यह क्या करता है, सामाजिक विकास और सतत विकास में समानता को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। क्वेश्चन नंबर नहीं है, मेजर पेपर 8 है। ठीक है, ज्योग्राफी मेजर पेपर 8 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है तो इसमें पढ़ना है आपको इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट पढ़ना है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप से प्रश्न रहता है, इसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भूगोल में पैराडाइम की परिभाषा दीजिए, भूगोलीय चिंतन की प्रारंभिक उत्पत्ति समझाइए। तो पैराडाइम क्या होता है उसके बारे में बताना है, इसकी उत्पत्ति क्या है, इसके कौन कौन से भौगोलिक चिंतन है, ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो चलते हम लोग समझते हैं पैराडाइम क्या होता है। भूगोल में पैराडाइम कहने का मतलब क्या है, वे विचारधाराएं जो भौगोलिक घटनाओं के अध्ययन और तरीकों को क्या करती है, मदद करती है, इसके व्याख्या में मार्गदर्शन प्रदान करती है। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थिंकिंग इन जर्मन, फ्रांस, ब्रिटेन एंड USA। जर्मन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका में भौगोलिक चिंतन के विकास को समझाना है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। आगे हम लोग मिलते हैं।